क्रिप्टो कॉइन, इलेक्ट्रिक कार, स्पेस ट्रैवल या फिर इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप का नस्ब होना, इन सब चीजों में एक नाम है जो बार बार सुना जा रहा है और वो है एलॉन मस्क। Elon Musk's Starlink is under the scanner in India after its communication. Breaking news now, and Elon Musk has called on Nigel Farage to resign. There are 8 billion people on Earth, and it would be better if there were none. आखिर ये इंसान आया कहां से, कौन से मुल्क से ताल्लुक है और इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज को कैसे बनाया है? क्या वो इंसान भी है या फिर कोई खलाई मखलूक है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया और वो कौन सी आग थी जिसके सहारे आज वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं, और आखिर क्यों जहां उनके इतने चाहने वाले हैं वहीं पे उतने ही दुनिया उनसे नफरत क्यों करती है। ये सब और बहुत कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। एलॉन मस्क की कहानी 1971 में साउथ अफ्रीका के एक शहर प्रिटोरिया से शुरू हुई, लेकिन ये वो कहानी है जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे। खानदानी दौलत और कीमती पत्थरों की कानों की मलकियत की अफवाहों के बीच में एलॉन मस्क एक बहुत ही जद्दोजहद वाली जिंदगी गुजारकर इस मुकाम तक पहुंचे। उनके हुए इंटरव्यूज में कई बार उन्होंने बताया कि उनको अपनी इब्तदाई जिंदगी में जब वो स्कूल जाया करते थे तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और उनमें से सबसे बड़ी मुश्किल थी बुली होने का। एक बताए गए किस्से के मुताबिक उनके एक साथी स्टूडेंट ने उनको इतना मारा पीटा कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। लेकिन ये बात सिर्फ जिस्मानी अजियत तक महदूद नहीं थी। एलॉन मस्क बताते हैं कि हॉस्पिटल से जख्मी हालत में वापस आकर उनके वालिद ने उन्हें पूरा 1 घंटा खड़े रहने की सजा दी और एलॉन मस्क को स्टूपिड जैसे लफ्ज़ बोलते हुए कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। ये सब कुछ उस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि उनकी ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं थी। इन्हीं शुरू के सालों में एलॉन ने टेक्नोलॉजी और ख़ुसूसन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अपना पैशन बना लिया। I taught myself how to program computers, mostly because I wanted to program games. और वो इसलिए क्योंकि उनको बचपन से ही कंप्यूटर गेम्स खेलने का बहुत शौक था, और 12 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली वीडियो गेम भी बनाई और $500 की रकम के एवज वो सेल कर दी। For $500. Mom, do you remember when I was 12 and I created my own video game? ये था आगाज एक ऐसी जुस्तजू का जिसमें वो कम उम्री में ही बड़े बड़े दुनियावी मामलात पर गौर व फिक्र करना शुरू हो गए थे। Around 12 or 13, I had kind of an existential crisis, trying to figure out the meaning of life. 12-13 साल की छोटी उम्र में ही उन्होंने जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश शुरू कर दी हुई थी, और यही सोच थी जिसको लिए वो आगे बढ़ते गए। बज़ाहिर तो ये कहानी किसी टेक जीनियस की टिपिकल कहानी महसूस होती है, लेकिन शायद ये एक और सच की तरफ इशारा करती है जिसके बारे में एलॉन खुद कहते हैं कि वो ऑटिस्टिक हैं, मतलब कि नॉर्मल इंसान से थोड़ा हट के। Sort of autistic, but he's kind of awesome. He's like an oracle of wisdom. लेकिन आज तक उनके इस मर्ज की तशखीस तो नहीं हुई, पर उनकी हरकतों से ये ज़रूर महसूस होता है कि वो शायद वाकई ही ऑटिस्टिक क्वालिटीज़ रखते हैं। बचपन में बुली होने से लेकर एक अजीब फैमिली में बड़े होने तक, और साथ ही साथ इंतहाई ज़हीन होना, इस सब ने उनकी ज़िंदगी में आने वाली कामयाबियों के लिए एक संगे बुनियाद रखी। 18 साल की उम्र में उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज आया जब वो साउथ अफ्रीका से कनाडा और आखिरकार पेंसिल्वेनिया कॉलेज डिग्री हासिल करने पहुंच गए। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ाई शुरू की, जो उनकी ज़िंदगी में आने वाले बहुत से प्रोजेक्ट्स में मददगार साबित होने वाली थी। अपनी फिज़िक्स की डिग्री लिए और इंसानियत को दरपेश मसाइल हल करने के अज़म लिए वो स्टैनफोर्ड नामी कॉलेज में PhD करने गए, लेकिन ये उन्होंने अधूरी छोड़ दी और इसकी जगह उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को खैर मकदम बोला। उन्होंने बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक करके लॉन्च किए, और आज इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बदौलत वो टेक्नोलॉजी की दुनिया के बेदाग बादशाह बन चुके हैं। एलॉन का दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने का सफ़र तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1995 में एक मैप्स वाली साइट बनाई। उस टाइम पे उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर उसी ऐप्स वाली साइट को Zip2 के नाम से लॉन्च किया, जिसका मकसद मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज दिखाना था जो उस दौर में न्यूज़पेपर्स किया करते थे।
अगर देखा जाए तो ये उस दौर के गूगल मैप्स का एक पुराना वर्जन था। ये डिजिटल प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि उस टाइम की एक बहुत बड़ी कंपनी ने उनकी यही सर्विस 307 मिलियन US$ में खरीद कर ली, जिसमें से 22 मिलियन US$ एलॉन की जेब में गए। यही वो सक्सेस स्टोरी थी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने अगले प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, और वो था X.com। लेकिन ये वो X.com नहीं जिसे आप और हम अब ट्विटर के नाम से जानते हैं, बल्कि ये X.com आज के दौर में पेपॉल के नाम से जाना जाता है, जिसने ऑनलाइन पैसे भेजने और रिसीव करने के सिस्टम को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया। और उस दौर में इसने बैंकिंग सिस्टम को एक दफ़ा हिला के रख दिया। 2002 में एलॉन ने यह प्रोडक्ट ईबे नामी कंपनी को 1.5 बिलियन US$ की सेल की, जिसमें से उनके हिस्से में आए 180 मिलियन US$। अमूमन इतनी रकम कमा लेने के बाद इंसान रिटायरमेंट में जाकर ज़िंदगी इंजॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन एलॉन मस्क ने तो दुनिया फतह करने का मूड बनाया हुआ था, और उनके दिल के करीब थे 2 प्रोजेक्ट्स, एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना और दूसरा रॉकेट्स। और इस पे रिस्क लेते हुए उन्होंने अपने सारे पैसे टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी जैसे प्रोडक्ट्स पे लगा दिए। अब पैसे तो उन्होंने लगा दिए थे, लेकिन ऐसा लगता था कि ये प्रोजेक्ट्स कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिस तरह की वो बनाना चाहते थे इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड थी, और दूसरी तरफ उनकी स्पेसएक्स कंपनी के पहले 3 लॉन्च किए गए रॉकेट्स मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके थे। दोनों प्रोजेक्ट्स ही बैंकरप्सी के किनारे पे ले आए थे, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी की महारत, इंजीनियरिंग की सलाहियत और कुछ गवर्नमेंट इमदाद के सहारे उनकी टेस्ला कंपनी चल पड़ी, और उसने दुनिया भर की ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। मुख्तलिफ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज के सहारे टेस्ला देखते ही देखते दुनिया भर में फैल गई। और दूसरी तरफ स्पेस एक्स ने भी वो कर दिखाया जो आज से पहले दुनिया में किसी भी रॉकेट बनाने वाली कंपनी ने नहीं किया। उन्होंने ऐसे रॉकेट्स बनाए जो डिस्पोजेबल नहीं, रीयूजेबल थे, और अपने इस्तेमाल के बाद वो खुद ही ज़मीन पर आकर लैंड हो जाते थे, जिसकी वजह से स्पेस यानी कि खिला में सफ़र करने का खर्चा बहुत ही कम हो चुका था। जल्द ही स्पेस एक्स को नासा, मिलिट्री सैटेलाइट्स और स्पेस टूरिज्म करने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलना शुरू हो गए, और स्पेस एक्स रॉकेट्स की दुनिया में सबसे आगे निकल गई। लेकिन एलॉन सिर्फ गाड़ियां और रॉकेट बनाने तक ही नहीं रुके। जल्द ही उन्होंने बोरिंग कंपनी के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका काम था अंडरग्राउंड टनल बनाना, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम सेफ और तेज़ हो सकता था। इसके साथ न्यूरालिंक भी लॉन्च किया, जिसमें इंसान के दिमाग में कंप्यूटर चिप नस्ब की जा सकती थी, जिसकी मदद से कई माजूर लोग अपनी कम्युनिकेट करने की सलाहियत को वापस उजागर कर लेते थे। साथ ही साथ उन्होंने स्टारलिंक के नाम से एक कंपनी भी लॉन्च की, जो कि सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड करती थी, और इसी सर्विस के जरिए उन्होंने यूक्रेन और रशिया वॉर का पासा पलट दिया। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो एलॉन मस्क उन पहले को फाउंडर्स में से थे जिन्होंने ChatGPT की संगे बुनियाद रखी, लेकिन इख्तलाफात बढ़ने के बायस उसे छोड़कर उन्होंने 2015 में XAI के नाम से अपना AI लॉन्च किया। इन सब इन्वेस्टमेंट्स को देखकर हमें यह नजर आता है कि एलॉन ने अपना बुनियादी मिशन, जो कि इंसानियत को और बेहतर करना, उस पर काम करना नहीं छोड़ा। वो लगातार मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के सहारे इस सफ़र पे चलते रहे। मस्क की कामयाबियों के पीछे अगर देखा जाए तो उनकी लीडरशिप स्टाइल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गैर रवायती और डिमांडिंग है। काफ़ी करीबी काम करने वाले साथियों के मुताबिक ये बात सुनने में आई है कि वो टेक्निकल एनालिसिस पे अपना 90% से भी ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं। अक्सर औकात उनको अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के साथ वाइट बोर्ड पे दुनिया की मुश्किल तरीन मसले हल करते हुए देखा जा सकता है। ये एक ऐसे बॉस नहीं है जो हर काम दूसरे लोगों को करने के लिए दे देते हैं, बल्कि वो ऐसे बॉस हैं जो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें हर रोज़ कोई ना कोई बेहतरी लाई जा सके। लेकिन इस परफेक्शन के जुनून के साथ एक कॉस्ट भी मुंसलिक है। उनकी लीडरशिप बहुत ही पुरसफाक डेडलाइंस और प्रेशर से भरे प्रोजेक्ट्स पे मबनी है। वो अक्सर अपनी टीम्स को 6 महीने में होने वाला काम सिर्फ 90 दिन में करने को बोल देते हैं, और यही बात सुनकर उनकी टीम्स हैरान हो जाती हैं कि आखिर कैसे उनकी ही लीडरशिप और उसी टीम के साथ वो नए नए तरीकों से वही काम 90 दिन में करवा लेते हैं, जिससे टीम की भी हौसला अफजाई होती है और उनका खुद के स्किल्स पे भरोसा भी बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रेस भी साथ साथ बहुत ऊपर चला जाता है।
शायद यही लीडरशिप स्किल्स हैं जिनकी बुनियाद पे वो इंतहाई एम्बिशियस और ज़हीन लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, और उनके काम ना डिलीवर करने पे वो उतना ही क्रिटिकल और सख्ती का मुजाहरा भी करते हैं। 2021 तक इलॉन की इसी लीडरशिप स्टाइल ने उनको दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बना छोड़ा था, लेकिन हवाओं में कुछ बदलाव सा महसूस होना शुरू हुआ था। जो आदमी क्राइसिस और कंट्रोवर्सीज के सहारे चल रहा था, अब एक ऐसा काम करने जा रहा था जिसने उनके पब्लिक इमेज और ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देना था। एक इनसाइडर के मुताबिक इलॉन को एक और चैलेंज चाहिए था, एक और जंग जिसके सहारे वो और आगे बढ़ना चाहते थे, और ये सब कुछ मिला उनको ट्विटर के रूप में। 2022 के एंड पे इलॉन ने एक ऐसा काम किया जिसने दुनिया भर को शॉक में भेज दिया। उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने की बोली लगा दी। इसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ये वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री स्पीच और आम आवाम का अपना हक़ राय दही के इस्तेमाल को किसी भी बायस से पाक रखना चाहते हैं। ये डील हो जाने के साथ ही इलॉन ने अपने स्टाफ के लिए काम करने के लिए सख्त तरीन शराइत रख दी, और कई ऑथेंटिक सोर्सेज के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि 50% से ज़ायद स्टाफ को काम से निकाल दिया गया। लेकिन इलॉन मस्क के दावे और उनके कामों में काफ़ी तजाद नजर आया। जब सुपर बोल के मौके पर प्रेसिडेंट बाइडेन की ट्वीट को मस्क की ट्वीट से ज़्यादा पजीराई मिली, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया कि उनकी ट्वीट को आर्टिफिशली, मतलब कि खुद से हज़ारों गुना ज़्यादा बूस्ट किया जाए। ये बिल्कुल उन्हीं फॉर्मूलों की मैनिपुलेशन थी जिन पे इलॉन ने पहले तनकीद की थी। उस वक्त इकट्ठे किए गए डाटा से और भी हैरत अंगेज बात सामने आई। पता चला कि मस्क से पहले का ट्विटर कंजर्वेटिव आवाज़ों को लिबरल आवाज़ों से ज़्यादा बढ़ावा दिया करता था, और ये बात 7 मुल्कों में से 6 में रिसर्च के बाद साबित भी हो चुकी थी। ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर सैन फ्रांसिस्को की वजह से लिबरल बायस होने का तासुर हकीकत के बजाय महज एक ड्रामा था, और इन सब में से अहम बात यह थी कि मस्क ने गवर्नमेंट की तरफ से लगाई सेंसरशिप को कैसे हैंडल किया। ट्विटर फाइल्स के जरिए उन्होंने पुरानी ट्विटर मैनेजमेंट की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट के साथ ताउन को एक्सपोज किया, लेकिन खुद अपनी लीडरशिप में गवर्नमेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट की कंप्लायंस 50% से बढ़ाकर 80% तक पहुंचा दी। तुर्की के हुए इलेक्शन वाले साल में मस्क की ट्विटर ने गवर्नमेंट के मुखालफिन को बैन कर दिया, जो कि प्लेटफॉर्म की पुरानी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ था, जहां वो अदालत में लड़कर सेंसरशिप का मुकाबला करते थे। इसी तरह का मामला इंडिया में भी देखा गया, जहां प्लेटफॉर्म्स ने जर्नलिस्ट और तनकीदी डॉक्यूमेंट्रीज को सेंसर करने की रिक्वेस्ट मान ली। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग, जो पहले इन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट को डॉक्यूमेंट करती थी, खामोशी से गायब हो गई, और इस सब पे एक अमीर आदमी यानी कि इलॉन मस्क का हुक्म सिर्फ चलना शुरू हो गया। इलॉन मस्क की कहानी अब टेक्नोलॉजी गुरु की तरफ से बढ़कर अमेरिका में ताकत के बदलते हुए रंग की एक मिसाल बनती जा रही है। साउथ अफ्रीका में बुली किए जाने वाले लड़के से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के आर्किटेक्ट तक, और अब गवर्नमेंट पॉलिसी को शक्ल देने वाले अहम किरदार तक, ये सब कुछ मस्क की ज़िंदगी में ताकत इकट्ठी करने के मौके और ख़तरों की अक्कासी करता है। मार ए लागो में उनकी मौजूदगी और स्पेस एक्स के इवेंट्स पर ट्रंप के साथ मिलकर काम करना इस नई शराकत को जाहिर करता है कि प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए मस्क की एडमिनिस्ट्रेशन अब वही काम कर रही है जिस पर इलॉन खुद पहले तनकीद किया करते थे। जैसे जैसे उनकी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई हदें तय कर रही हैं, उनकी सियासी सफबंदी उनकी पहले से उलझी हुई लेगेसी में एक और पेच डाल रही है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और मुआफिक पॉलिसी से उनकी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट मुनाफे के दरमियान टकराव पैदा कर सकता है। जो मिजाज पहले उनकी कामयाबी का सबब बना, एफिशिएंसी का जुनून, रिवायती ढांचों को तोड़ने की ख्वाहिश, अब गवर्नमेंट की इस्लाही पॉलिसीज़ में भी नज़र आ रहा है। वो तूफ़ान जो उन्होंने अपने जहन में बताया था, अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के इनकलाब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की हकूमती ढांचे तक फैल चुका है। क्या इलॉन अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां वो अकेले ही अपनी सोच के मुताबिक अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर अब भी उनसे बड़ी ताकतें मौजूद हैं?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।